हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे जो यूपी टेट 2019 का कब का दोस्तों 2019 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे जो 2019 का यूपी टेट कराया गया था उसमें आज की वीडियो में हम बाल विकास को कवर करेंगे। देखेंगे कि बाल विकास के कितने प्रश्न बने थे और कौन कौन से प्रश्न पेडागोजी से हैं और कैसे प्रश्न के लेवल थे, ठीक ना। तो सभी को आज हम कवर करेंगे। आपको बता दें जो 2026 जनवरी 2026 में आपका यूपी टेट का एग्जाम है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है। जो ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं आपके आगामी एग्जाम में बहुत मदद पहुँचाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो वह क्या करेगा। याद रखेगा यह एक टीचर संबंधित प्रश्न है कि कोई टीचर है और वह अपने कक्षा में बालकों को पढ़ा रहा है, ठीक ना, छात्रों को पढ़ा रहा है और एक छात्र है जो समस्या से जूझ रहा है, तो वह टीचर क्या करेगा। यह एक सफल टीचर का गुण क्या होगा, वह कौन सा प्रक्रिया अपनाएगा उस छात्र के साथ, ठीक ना। ऑप्शन है तत्काल घर वापस भेज देना, यह काम करेगा टीचर, कि बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, यह टीचर को करना चाहिए, कि बच्चे को दंडित करना चाहिए, ये करना चाहिए, कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ये करना चाहिए। याद रखेंगे जब आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हो, एक टीचर का सफल टीचर का गुण होता है कि जब वह किसी कक्षा में पढ़ा रहा हो और यदि उसका कोई भी कक्षा में जो छात्र या छात्रा पढ़ रही हो अगर उनके सामने कोई समस्या है तो सबसे पहले टीचर को उस समस्या के बारे में जानना और समस्या संबंधित बच्चे को क्या देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना कि उसे आप दंडित करेंगे, ना कि उसे आप नज़रअंदाज करेंगे और ना ही उसे आप लोग घर भेजेंगे। ये सब करने से पहले उसकी जानकारी, उनकी समस्या को जानने का आप कोशिश करेंगे और समस्या का आप निराकरण या हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, सफल टीचर का एक गुण होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव गुण होना चाहिए, ना कि निगेटिव, ठीक है। आगे देखते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वह किससे संबंधित होती हैं, छात्रों के मानसिक विकास से, कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से, कि शैक्षिक संस्थानों के विकास से, कि छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती है ना वह छात्रों के सर्वांगीण विकास से होती है। याद रखेंगे जो सहगामी क्रियाएं मतलब कि याद रखेगा जब बच्चा बालक जो कहीं भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अर्थात जब वह विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं करता है तो वह कौन कौन सा उसका विकास होता है। अगर ऐसे हम लोग देखें तो याद रखेगा उस समय बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल होते हैं। अर्थात बच्चा जो होता है हर क्षेत्र में अपना विकास करने की कोशिश करता है, इसलिए वो सर्वांगीण विकास के दृष्टि में आएगा और सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वह छात्रों के सर्वांगीण विकास से होती हैं। अर्थात जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, अगर कोई ये भी पूछे तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो विद्यालय में होती हैं और विद्यालय में बच्चे का सारा विकास संभव हो सकता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 3 नंबर की बात करेंगे कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। यही आपको बताना है दोस्तों कि किसने है जिसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, ये आपको बताना है। थॉर्नडाइक ये भी अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, स्कैनर ये भी सीखने के सिद्धांत दिए हैं, कोहलर साहब भी सीखने के सिद्धांत दिए हैं, लेकिन याद रखेगा BS ब्लूम जो है ना वह आपका अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों जो अधिगम का सिद्धांत है ये तीनों लोग दिए हैं, लेकिन BS ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत संबंधी प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि जो BS ब्लूम साहब हैं इनका जो सिद्धांत है ना आप ध्यान रखेंगे ये क्या किए हैं, शिक्षा में मूल्यांकन और वर्गीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। क्या किए हैं दोस्तों, शिक्षा के मूल्यांकन और उसके वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने अधिगम संबंधित कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 4 नंबर की बात करेंगे, कह रहा है कि शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य होता है, यही बताना है दोस्तों। अवरोधन का मतलब होता है रुकावट, ठीक ना। क्या होता है दोस्तों, रुकावट होता है। तो शिक्षा में रुकावट का क्या कारण होता है यही आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है कि किसी बालक द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यह अवरोधन कहलाता है। कि आपका बालक का विद्यालय न जाना, यह अवरोधन कहलाता है। कि बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, यह अवरोधन कहलाता है। कि बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, यह अवरोधन कहलाता है। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक, जो ऑप्शन नंबर 1 है ना इसको आप पढ़िए, यही अवरोधन की डेफिनेशन है या परिभाषा है, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे, किसी बालक का
1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा के अवरोधन का तात्पर्य है। जब कोई छात्र एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है जिससे उसकी शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है, यही कहलाता है शैक्षिक अवरोधन। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक का विद्यालय न जाना ये तो अवरोधन नहीं है, बिल्कुल ये तो खत्म है दोस्तों। जब बालक शिक्षा के प्रति उत्साहित ही नहीं है, सीखने के प्रति अग्रेसित ही नहीं है, तो अवरोधन कहाँ से आता है इसमें। बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, जब बालक विद्यालय में प्रवेश ही नहीं ले रहा है तो यह अवरोधन का रूप नहीं होगा। विद्यालय छोड़ देना ये भी नहीं होगा। शैक्षिक शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य होता है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रह जाना, यह जो होता है वह शैक्षिक अवरोधन का मुख्य कारण होता है, तात्पर्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, यही आपको बताना है दोस्तों। पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है आप बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रदर्शन कौशल में आता है, कि आपका प्रस्तावना कौशल में आता है, कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आता है, कि आपका समापन कौशल में आता है। याद रखेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण क्या होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे प्रस्तावना कौशल में आता है। ये कैसे आता है, मैं इसकी बात करूं तो प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना शामिल होता है, जिससे शिक्षक छात्रों की समझ का आकलन कर सकते हैं और अपनी शिक्षण योजना के तदनुसार तैयार कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण प्रस्तावना कौशल से पहले आता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 6 नंबर की, तो निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यही जो होता है पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यह जो है वह बीएफ स्कैनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, बीएफ स्कैनर के द्वारा दिया गया है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या इसी को बोलते हैं दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत एक दोनों सेम होता है, एक ही व्यक्ति द्वारा दिया गया है जिसको बीएफ स्कैनर बोलते हैं। स्कैनर का यह सिद्धांत है, याद रखेंगे इस चीज को। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। क्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, कि आपका प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, कि आपका अंतप्रज्ञ अवस्था है, कि आपका संकेतात्मक अवस्था है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो क्रिया प्रसूत अवस्थाएं के रूप में एक आता है अवस्था, याद रखेंगे वह कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो याद रखेंगे जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का जो अंग है ना दोस्तों, वह क्रियात्मक अवस्था भी है, वह प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी है, संकेतात्मक अवस्था है। लेकिन मैंने भी दिखाया है, पढ़ाया है, आपको बताया भी है दोस्तों, अंतप्रज्ञ अवस्था नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यह अवस्था नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। याद रखेंगे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 3 अवस्थाएं हैं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। याद रखेंगे जो ये अवस्था है यह इनका अंग नहीं है, ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण और 5वां है वाचन या अभिव्यक्तिकरण, ठीक ना। इनमें से सही क्रम में आपको सजाना है दोस्तों कि इनमें से सही क्रम क्या है, यही आपको दर्शाना है। तो याद रखेंगे सबसे पहला क्रम क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, कि खोज होता है, कि संगठन होता है, कि व्यवस्था होती है, आत्मीकरण होता है, कि वाचन या अभिव्यक्तिकरण होता है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है दोस्तों, खोज आता है। याद रखेंगे क्या आता है, सबसे पहले याद रखेंगे खोज आता है, फिर इसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण आता है। सबसे पहले हम लोग खोज करते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं, और इसके बाद आपका संगठन या व्यवस्था आता है। याद रखेंगे संगठन या व्यवस्था आता है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आत्मीकरण आता है। क्या आता है दोस्तों, आत्मीकरण आता है, और इसके बाद वाचन या अभिव्यक्तिकरण आता है। इस क्रम में हम रखते हैं। तो सबसे पहले खोज आया, अर्थात आपका सेकंड नंबर सही होगा, फिर प्रस्तुतिकरण 1 नंबर सही होगा, फिर इसके बाद 3 नंबर के साथ जाएंगे, और पुनः हम 4 नंबर के साथ जाएंगे, और लास्ट में आपका जाएंगे 5 नंबर के साथ जाएंगे। तो आपका 2 1 3 4 5 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में इसको सजाते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यही बताना है दोस्तों। कौन जो है वह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आपका ज्ञान नहीं है, कि अनुप्रयोग नहीं है, कि अनुमूलन नहीं है, कि आपका बोध नहीं है। आपको ये बताना है संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों।
तो याद रखिएगा जो अनुमूलन होता है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान हो गया, अनुप्रयोग हो गया, आपका बोध हो गया, सभी आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र के हिस्सा हैं, जबकि अनुमूलन नहीं है। आपको बता दें ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार पूछा है दोस्तों, घुमा घुमा के पूछ लेता है, ठीक ना, कि कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र का पहला रूप होता है। तो याद रखेंगे बोध जो होता है वह पहला रूप होता है। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आगे देखेंगे 10 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे उन्नोत्तर, उन्नतोदर या इसको उत्तल बोलते हैं, यह नहीं है आपका, या नहीं है कि आपका मिश्रित नहीं है, कि नतोदर नहीं है, कि लंबवत नहीं है। तो याद रखेंगे कौन अधिगम का वक्र नहीं है। तो याद रखेंगे जो लंबवत होता है ना, वक्र का रूप नहीं धारण करता है। ये बात आप याद रखिएगा। जब बच्चे का अधिगम दृष्टि जो परिणाम स्वरूप आप परिणाम को आप वक्र में रखिएगा तो आपका जो वक्र नहीं धारण कर पाएगा वह लंबवत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि जो लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है, जबकि आपका उत्तल, नदोत्तर और मिश्रित अधिगम वक्रों के प्रकार होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। लंबोत्तर जो होता है वो सीधा होता है, मिश्रित जो होता है ऊपर नीचे ऐसे होता है, तो ये भी वक्र का रूप धारण करता है। उत्तल जो होता है वो ऐसे होता है, ये भी धारण करता है। अवतल जो ऐसे होता है ये भी धारण करता है। लेकिन आप बताइए जो लंबवत रहेगा, सीधा रहेगा, यह वक्र का रूप कभी नहीं धारण करेगा। इसको ऐसे आप जानेंगे तो इस प्रश्न को आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? याद रखेंगे कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। यह वुडवर्थ का कथन है। किसका है दोस्तों? वुडवर्थ का है। ये बात याद रखेंगे। आपका ये वुडवर्थ आप याद रखेंगे, या आप मिस टाइपिंग है दोस्तों, इनको वुडवर्थ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। यह परिभाषा अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखती है जो अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन एक मिलान सूची है दोस्तों, और इसी मिलान सूची को आपको हल करना है। मिलान सूची क्या है यही बताना है। ऑप्शन ये सूची में आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इधर सूची ए है और इधर सूची बी है। इधर कुछ नाम दिए और इधर कुछ इनके क्या दिए दोस्तों, कौन कौन से जो आपके सिद्धांत है इन लोगों ने दिया है, यही इधर दे दिया, ठीक ना। तो यही आपको बताना है कि ब्रूनर का सिद्धांत क्या है दोस्तों। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, कि साइनेक्टिस्टिक शिक्षण है प्रतिमान है, कि आपका अग्रिम संगठक शिक्षण है प्रतिमान है, कि आपका संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान है, कि आपका जो है वह परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है। यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेगा जो ब्रूनर साहब द्वारा दिया गया है वह आपका जो संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान है, यह ऑप्शन नंबर ए आपका ए वाला हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए से जुड़ाव होगा। याद रखेंगे जो आशुबेल है उनका जो है दोस्तों वह अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान है। ऑप्शन नंबर बी इनसे संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ग्लेजर की बात करेंगे तो ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही हो जाएगा। और याद रखेंगे जो आपका अगला है दोस्तों गार्डर की बात करेंगे तो गार्डर जो दिए हैं वह साइनेक्टिस्टिक शिक्षण प्रतिमान दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसे देखेंगे दोस्तों तो यह एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। ऐसे क्रम में अगर बात करेंगे कौन सही है दोस्तों तो पहले का आपका आई भी सही है, ठीक ना, पहले का आई भी सही है। और दूसरे का आपका क्या सही है दोस्तों? बी का आपका सही है तीसरा, ठीक ना। और इसके फिर बाद आ रहा है सी का आपका आ रहा है दूसरा, और इसके बाद डी का आ रहा है आपका पहला। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखेंगे लेवल थोड़ा हार्ड हो सकते हैं, लेकिन देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है, यही आपको बताना है। समस्या समाधान का प्रथम चरण परिकल्पना का निर्माण होता है, कि आपका समस्या की पहचान करना होता है, कि आंकड़ों का जो होता है दोस्तों संग्रहण करना होता है, कि आपका परिकल्पना का परीक्षण होता है। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। 14 नंबर की बात करेंगे। 14 नंबर क्या कह रहा है? बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा? कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, कभी नहीं। बालक जहां निष्क्रिय है दोस्तों यह बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। बालक को सक्रिय रखना है, बालक को एक्टिव रखना है। बालक ही सीखने का मुख्य पहिया होता है। बालक के इर्द गिर्द ही पेडागोजी हल की जाती है। आपको पता
होना चाहिए। ठीक है, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। बिल्कुल सही बात है। पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर बल होगा कि आपका शिक्षण व्यक्तिगत एकाधिकारवादी होगी। याद रखेंगे, बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली जब होगा कि बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालात्मक और संवेगात्मक अर्थात सर्वांगीण विकास होगा जब। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। 15 नंबर की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभनिष्ठ है? तैयारी है कि अन्वेषण है कि सामान्यीकरण है कि प्रस्तुतिकरण है? याद रखिएगा, कहीं भी स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में संरचना में जो उभनिष्ठ सोपान होता है दोस्तों, याद रखेंगे वह जो होता है वह प्रस्तुतिकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रस्तुतिकरण होता है। और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ही बालक का सारा जो रूप होता है वह निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था के से कि पूर्व बाल्यावस्था से कि गर्भावस्था से कि उत्तर बाल्यावस्था से। आपको बता दूं दोस्तों, जो बच्चे का विकास होता है ना, वो बच्चे के माँ के पेट से ही हो जाता है, गर्भ अवस्था से हो जाता है। कहा जाता है कि विकास के क्रम में, आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो विकास का क्रम है वह गर्भ से कब्र तक चलता है। कैसे चलता है दोस्तों? माँ के गर्भ से, और ये जब तक व्यक्ति कब्र में न चला जाए तब तक ये विकास की पहिया चलती रहती है। इसी क्रम में गर्भावस्था से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, यही बताना है दोस्तों। तो जो आपका द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है, याद रखेंगे यह पुस्तक जो है अधिगम विभिन्न प्रकारों की शर्तों पर इसमें चर्चा की गई है। अधिगम संबंधित ये पुस्तक है, ये भी आपको बता दें दोस्तों, अधिगम संबंधित पुस्तक है और लिखी गई है R.M. गेने के द्वारा। याद रखेंगे, R.M. गेने के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोधी की अवस्था कहलाती है। यह कथन किसका है? याद रखेंगे, सबको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था को संघर्ष की, तनाव की, हमला की, विरोधी की, अपराध की, ठीक ना, अपराध की, नायक की अर्थात हीरो की, ठीक ना, कुछ बनने बिगड़ने की, ये सभी अवस्था बोलते हैं। और यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन स्टैनले हॉल का है। याद रखेंगे, स्टैनले हॉल का एक कथन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। 19 नंबर की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, यही बताना है दोस्तों। तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में भारतीय जो कुल समय कितना लगता है, 30 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है, 36 मिनट लगता है, 45 मिनट लगता है। आपको बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 36 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में आमतौर पर 6 मिनट का शिक्षण, 6 मिनट का प्रतिक्रिया और 6 मिनट की चर्चा और 24 मिनट का अभ्यास, इस सबको मिला के दोस्तों जो होता है 36 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान देखते रहेंगे। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है, यही आपको बताना है दोस्तों। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह गेट्स व अन्य का कथन है। ये बात याद रखेंगे। पठार संबंधित अभिलाषा या परिभाषा या संकेत या सिद्धांत जो भी कोई ने दिया है दोस्तों, तो गेट्स व अन्य दिए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेट्स पठार संबंधित इनकी अवधारणाएं भी है। इस क्रम में इसको याद रखते रहेंगे। आगे देखेंगे 21 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 21 नंबर भी मिलान करना है। ये मिलान स्तंभ इधर है, स्तंभ भी उधर है और इसी को मिलान करना है कि एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो किसके सिद्धांत है, पुनर्बलन की अनुसूची जो किसकी है, जो सारगर्भिकता का नियम किसने दिया और अनुकूलन किससे संबंधित है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका एनिमल इंटेलिजेंस जो है वह थॉर्नडाइक का कथन है। किसका है दोस्तों? थॉर्नडाइक का कथन है। इसको आप ध्यान रखेंगे। पुनर्बलन की जो अनुसूची है दोस्तों वह स्कैनर का कथन है। याद रखेंगे, पुनर्बलन की जो अनुसूची है वह स्कैनर का कथन है। और याद रखेंगे, सारगर्भिकता का नियम किसने दिया है, तो याद रखेंगे गेस्टाल्ट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अनुकूलन बच रहा है, तो अनुकूलन जो है वह पियाजे का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका उत्तर जो सही होगा, पहला का क्या है दोस्तों? पहला का तीसरा है और दूसरा का क्या है दोस्तों? चौथा है। और इसके बाद पहला तीसरा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्रम में आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? एक
यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? सॉरी, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो विकास जो होता है ना दोस्तों, कभी नहीं खत्म होता है, मतलब वह गर्भ से लेकर कब तक चलता है? कब्र तक चलता है, मतलब निरंतर चलता है। कब तक, कैसे चलता है दोस्तों? निरंतर चलता है, बिना रुके हुए, ठीक ना, याद रखेंगे। तो यह निरंतरता का सिद्धांत है कि एकीकरण का सिद्धांत है कि अंतःक्रिया का सिद्धांत है कि अंतः संबंध का सिद्धांत है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन दो दोस्तों है वह निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी बच्चे में शारीरिक विकास, कभी मानसिक विकास, कभी बौद्धिक विकास, कभी कुछ विकास, कभी कुछ विकास, निरंतर विकास होता रहता है। तो यह निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक वीडियो को आप लाइक नहीं करिए हैं, तो दोस्तों आपकी एक वीडियो मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं दोस्तों, टाइप से लेकर अंतिम रूप देना, जो आपके सामने पेश करना, काफ़ी समय स्पेंड करना पड़ता है दोस्तों। तो केवल आप आंतरिक मोटिवेशन हमें देने के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। कब तक दोस्तों? जब तक आपका यूपी टेट का एग्जाम कंडक्ट न करा लिया जाए, जो पूरा खत्म न करा लिया जाए आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए बात करेंगे 23 नंबर की बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? याद रखेंगे कौन सा संशोधन में जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? वह 22वां संशोधन था कि 25वां था कि 46वां था, 86वां था कि आपका 52वां संविधान संशोधन था? तो याद रखेंगे वह संविधान संशोधन जो था वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? 2002 के द्वारा जो शिक्षा थी उसे हम मौलिक अधिकार बना दिया गया, याद रखेंगे। और इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा इसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को कहीं भी फैक्ट्री में आप बधुआ मजदूर के रूप में कार्य नहीं कर सकते। और यह जो संविधान संशोधन था वह 86वां था, 86 था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अभिप्रेरणा में मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? याद रखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत कितने हैं? मूल प्रवृत्ति कितनी है ये भी याद रखेंगे, 14 होते हैं। या मूल संवेग कितने होते हैं? 14 होते हैं। किसके द्वारा दिया गया है ये बात करेंगे दोस्तों, तो मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। इनके द्वारा जो होता है ना, मानव व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के द्वारा निर्देशित होता है, इनका एक कथन होता है, ठीक ना। और मूल व्यवहार जो होते हैं ना, याद रखें इनकी संख्या इन्होंने कितना बताया दोस्तों? तो याद रखिएगा 14 बताए हैं इन्होंने। क्या दोस्तों बताएं? तो यह पेड़ा अभिप्रेरणाओं की संख्या 14 बताएं, इसको याद रखते रहेंगे। आगे देखेंगे विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? यही बात याद रखेंगे दोस्तों। यह प्रश्न है 25 नंबर। और याद रखेंगे यह जो विकास की किस अवस्था को कोल व ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? याद रखेंगे किशोरावस्था को, कि बाल्यावस्था को, कि शैशवावस्था को, कि प्रौढ़ावस्था को। जब इस प्रश्न को आप देखेंगे तो शैशवावस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक का अनोखा काल कहा है। शैशवावस्था को क्या कहा गया दोस्तों? शैशवावस्था को अनोखा काल का नाम दिया गया, ये भी याद रखेंगे। शैशवावस्था को क्या बोला गया? अनोखा काल बोला गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। शैशवावस्था जो होती है ना, वह जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? यही बात आपको बताना है दोस्तों। 26 नंबर की बात करेंगे कि याद रखेंगे किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत दिया? गार्डनर दिए, कि स्पेरमैन दिए, कि गोलमैन दिए, कि जॉन मेयर दिए? जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने बहुविमात्मकता का सिद्धांत दिया, याद रखेंगे। और इसमें भाषाई तर्क संगत और संगीतात्मक रूप उन्होंने शामिल किया था। तो याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इनका यही दोस्तों क्या है? प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, क्या करने में? बोलने में, कि व्यक्त करने में, कि पढ़ने वर्तनी में, कि खड़े होने में? याद रखेंगे जो डिसलेक्सिया होती है ना दोस्तों, वह पढ़ने और वर्तनी से संबंधित होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रख लीजिए डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता होती है जिसमें व्यक्ति को पढ़ने और वर्तनी की कठिनाई में समस्या होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? यही बताना है दोस्तों, जो शिक्षक की भूमिका नहीं है समावेशी कक्षा में, इसको आपको बताना है। शिक्षक को सीखने में अक्षम, याद रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, याद रखेंगे। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, और शिक्षक को बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी बात सही है। बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी बात सही है। याद रखेंगे जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है उसे आप अतिरिक्त समय भी देंगे, याद रखेंगे अतिरिक्त
अतिरिक्त समय भी देंगे तो ये भी बात दोस्तों क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ये बात को याद रखेंगे। ये भी जो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना है जो होगा दोस्तों, वो भूमिका नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए या रोक देना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने की क्या देनी चाहिए दोस्तों, प्रेरित करना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, याद रखेंगे। प्रश्न पूछने के लिए कक्षा में बालक को, ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, भावात्मक विकास से। इस प्रश्न को आप देखेंगे और इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, वृद्धि की बात कर रहा है। और बच्चे का जब वृद्धि, अर्थात वृद्धि का मतलब है दोस्तों लंबाई या उसका भार, ठीक ना, या उसका शेप, याद रखेंगे। शेप का मतलब आकार, ठीक ना। तो बच्चे का जब लंबाई बढ़े, भार बढ़े, आकार बढ़े, तो उसके बच्चों के जो वृद्धि विकास से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखेंगे यह जो होगा आपका शारीरिक विकास से होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां ऊंचाई, वजन, शारीरिक संरचना में बदलाव होता है, या बच्चे का जो होता है शारीरिक विकास होता है, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। याद रखेंगे। जो देखेंगे 2019 का आपका बाल विकास का पेपर कैसा रहा, लेवल आप लोगों ने देखा। याद रखेंगे 30 प्रश्नों में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों ना, जैसे 15 प्लस ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप बिना परिश्रम के इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक ना। 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछ देता है कि यह अवधारणा या प्रत्यय किसका है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसमें से आपका 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इनका लेवल थोड़ा हार्ड होता है। इसी क्रम में प्रश्नों को हल करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।